हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक के अंतर्गत हम सभी लोग आज कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी लोग अपने नोट्स को निकालिए और यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं एकदम शुरू से आपका उत्तर प्रदेश भूगोल के संदर्भ में मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने ग्राफ पे सारी बातों को समझी थी, आज हम सभी लोग एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे कैसे उत्तर प्रदेश से जो है आप लोगों के लिए प्रश्न बनेंगे आपका। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ये उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की पूरी विस्तृत क्लास है। इसमें पूरा उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग एकदम बढ़िया से एक नोटबुक बना करके सारे पॉइंट्स को उसमें नोट करिएगा और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होती है यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जितने सवाल बनेंगे, जितने क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे आपका। ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग और आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। देखेंगे यहाँ पर एक एक करके सारी बातों को। देखिए जैसा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और इसमें जितने भी पॉइंट्स बनेंगे आपका, अभी ये सिर्फ पहला चैप्टर चल रहा है उत्तर प्रदेश का और इसके बाद भी आपका वीडियो बनेगी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है आपका वो कितना है, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है आपका। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है और ये देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है आपका। यानी कि अगर हम लोग देखें कि हमारे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में हमारे उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, तो 7.33% है आपका। ठीक है, इसके बाद अक्षांशीय विस्तार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो हमारे उत्तर प्रदेश का है वो 23 डिग्री 32 मिनट से लेकर के नॉर्थ 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका। यानी कि 23 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देशांतरी विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से लेकर के और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक है आपका। क्या है ये देशांतरी विस्तार है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे पड़ा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से विशेष सवाल बनता है और सवाल गलत हो जाता है, बहुत कठिन सवाल भी है आपका। देखिए आपके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम की बात करें तो 1836 से हम लोग इसको शुरू करेंगे। 1836 से जो है इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो नाम था 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहा जाता था। कब तक, 1877 तक। यानी कि 1877 तक ये क्या कहा गया, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था और 1877 से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। यानी कि 1877 से इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, जिसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं आपका। ये याद रखना आप सभी लोग। जैसे आपसे सवाल करता है कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हमारे उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा आपका, तो 1877 में आपका। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। इसके बाद 1877 से 1902 तक, यानी कि 1877 से 1902 तक ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और 1902 के बाद यहां पर देखिएगा 1902 के बाद जो है ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। यानी कि 1902 के बाद जो है उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा जाने लगा, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से भी हम लोग जानते थे आपका। यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कब कहा जाने लगा हमारे उत्तर प्रदेश को, तो 1902 के बाद आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था और 24 जनवरी सन 1950 से इसका नाम क्या पड़ गया आपका, उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है आपका। एक चीज ध्यान दो यहाँ पर। अब एक बार पुनः मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए 1836 से इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था आपका। कब तक, 1877 तक।
1877 से इसका नाम क्या पड़ गया आपका, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, या इसे नॉर्थ प्रोविंस के नाम से भी हम लोग जानते थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से। 1902 से इसे क्या कहा जाने लगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, या इसे आप लोग कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहेंगे आप लोग। 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाता था और 24 जनवरी सन 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा आपका। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के नामकरण से थे बातें। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रदेश की राजधानी। अब तक तो हम लोग ने उत्तर प्रदेश के नामकरण को देख लिया। अब आप लोग ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी नोट करेंगे यहाँ पर आप लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ भी आप लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी और इसके नाम को कैसे कैसे बदला गया। दोस्तों एक बात ध्यान दो कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें और वीडियो को लाइक करें आप लोग, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी जो स्टूडेंट है उनको वीडियो प्राप्त हो जाएगी आपका, और उनकी भी तैयारी आपका होगी। तो उत्तर प्रदेश की हम लोग राजधानी की अगर बात करें तो 1836 से, सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर 1836 से जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी आपका, तो आगरा। ये बात ध्यान रखना, पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा जो है कब थी आपका, कब से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, तो 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा आपका। इसके बाद 1858 से हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी आपका, इलाहाबाद कहें आप या प्रयागराज। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। यानी कि 1836 से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, 1858 से प्रयागराज। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 1858 से देखिए कुछ किताब में आपको मिलेगा 1921 से, यानी कि 1858 से प्रयागराज थी कब तक, 1920 तक आपका। यानी कि 1858 से प्रयागराज और 1920 तक, और 1921 से जो है यहाँ की राजधानी कहाँ बन गई आपका, लखनऊ। कहाँ आपका, लखनऊ। अब ध्यान दीजिए 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से आपका लखनऊ। लेकिन ये आंशिक रूप से थी, कैसी आपका, आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। यानी कि आपसे सवाल पूछिए कि आंशिक रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो 1921 में आपका, 1921 में आपका लखनऊ। इसके बाद आती है बात 1935 की। 1935 में जो है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः हो गई आपका। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, पूर्णतः। तो सवाल आपसे ये बनता है कि पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी आपका, तो 1935। और एक बात ध्यान देना, जब 1920 में 1858 से प्रयागराज राजधानी थी 1920 तक, और 21 के बाद ये लखनऊ हो गई आपका राजधानी। तो ये जो हाई कोर्ट आपका था, उच्च न्यायालय जिसे हम लोग कहते हैं, ये उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में ही था। जब ये लखनऊ राजधानी हुई तो वहां पर एक खंडपीठ बना दी गई उसकी, इसकी उच्च न्यायालय की। तो पूछता है आपसे कि उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ कहाँ है, हर हाई कोर्ट की आपका, तो लखनऊ आप लोग इसको बताएंगे आपका, ठीक है। चलिए 1935 से जो है लखनऊ पूर्णतः हो गई, और 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से थी आपका। इसे नोट करिए आप सभी लोग, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट आप लोग तुरंत लें, और इसके बाद जो है वीडियो को शेयर भी करते चलिए, ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी लोग ये जितने भी पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं, इसका एक अच्छी सी नोट आप सभी लोग जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को नोट करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ वो कब हुआ आपका, तो उत्तर प्रदेश नाम से जो है राज्य का गठन लिखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, यानी कि उत्तर प्रदेश नाम से हमारे राज्य का गठन कब हुआ,
तो 24 जनवरी, नोट करिएगा, 24 जनवरी सन 1950, यानी कि उत्तर प्रदेश नाम से जो है हमारे राज्य का गठन जो है ये 24 जनवरी सन 1950 को हुआ। और राज्य का पुनर्गठन की बात अगर करें, राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन की अगर बात करेगा आपका, तो 1 नवंबर सन 1956 को, 1 नवंबर सन 1956 को आपका। ये दो बहुत विशेष बातें हैं कि उत्तर प्रदेश नाम से जो है राज्य का गठन कब किया गया, तो 24 जनवरी सन 1950। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन की अगर बात हम लोग करते हैं, राज्य का पुनर्गठन, तो आपका 1956, आपका 1 नवंबर सन 1956। राज्य के विभाजन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य का विभाजन, यह भी सवाल बनता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन, राज्य का जब विभाजन हुआ तो कौन सा राज्य बना, यह सबसे विशेष बात है आपका। तो राज्य के विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और 13 जिलों के साथ, 13 जिलों के साथ, 13 जिलों के साथ क्या बन गया, उत्तराखंड बना। क्या बना, उत्तराखंड। और ध्यान दीजिएगा, जिस समय यह विभाजन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश का, यह उत्तरांचल नाम से विभाजन हुआ था। यह तो 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है। उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम से जो है, उत्तरांचल नाम से जो है विभाजन हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश का 13 जिलों के साथ में। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 9 नवंबर सन 2000 को। अब आपसे सवाल यह बनता सवाल यह बनता है आप लोगों से कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो है कौन सा राज्य अलग होकर के बना है, तो उत्तराखंड आप लोग बताएंगे। कब बना है आपका, तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है ये उत्तराखंड बना। कितने जिलों के साथ में, 13 जिलों के साथ में। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश नाम से जो है राज्य का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी सन 1950 को हुआ आपका। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा। ठीक है ना, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा। हमारे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई, ये सबसे अहम सवाल, मुख्य सवाल आपका, कि प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई आपका। तो प्रथम राजकीय भाषा घोषणा जो अक्टूबर सन 1947 को हुई आपका। प्रथम, हाँ, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 से। किस रूप में आपका, तो देवनागरी, देवनागरी हिंदी के रूप में आपका। ठीक है ना, यानी कि देवनागरी लिपि में जो है आपका हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी जो है ये राजकीय भाषा की घोषणा हुई आपका। कब, तो अक्टूबर 1947 से आपका। ये बात ध्यान देना, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा को जो है प्रथम राजकीय भाषा घोषणा किया गया आपका। ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, अब तो ये घोषणा वाली बात हो गई आपका। दूसरी बात ध्यान दो कि ये हिंदी को जो है सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में या सभी कार्यालयों में जो है कब इसको जो है मान्यता दी गई, यानी कि अनिवार्य किया गया आपका। तो लिखेंगे आप प्रथम राजकीय भाषा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बनता है आपका प्रथम राजकीय भाषा। अब ये प्रथम राजकीय भाषा को आपसे सवाल में ये पूछता है कि हिंदी को जो है सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया। ये सवाल पूछता है आप लोगों से कि प्रथम राजकीय भाषा को सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया आपका। तो 26 जनवरी 1968 से। यहां पर लिख देंगे आप लोग सभी कार्यालय में अनिवार्य, सभी कार्यालय में अनिवार्य। हिंदी को जो है सभी कार्यालय में अनिवार्य कब किया गया। और यहां अगर घोषणा की बात करेगा कब घोषित किया गया, तो 1947 से। सभी कार्यालयों में कब इसको अनिवार्य किया गया आपका, तो सन 1968 से आपका। ठीक है ना, 26 जनवरी
1968, 26 जनवरी 1968 से, यानी कि 26 जनवरी सन 1968 से जो है सभी कार्यालयों में जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया आपका। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद होता है द्वितीय राजकीय भाषा पूछ लेता है, ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग द्वितीय राजकीय भाषा। अगर हम लोग बात करें द्वितीय राजकीय भाषा की, तो जो द्वितीय राजकीय भाषा है आपका, वो द्वितीय राजकीय भाषा 1989 है आपका। 1989 से जो है ये उर्दू है। क्या है आपका? उर्दू। इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1989 से उर्दू हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि प्रथम राजकीय भाषा की अगर बात करेंगे तो सभी कार्यालय में इसको अनिवार्य किया गया। कब से? 1968 से। कब इसे घोषित किया गया? तो 1947 से। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब, या आपसे सवाल ये भी कर सकता है कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कब घोषित किया गया, कब इसको मान्यता मिली आपका? तो सन 1989 से आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ आप लोग बढ़िए। राजकीय पशु, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है आपका? 12 सिंगा। 12 सिंगा राजकीय पशु हो जाएगा 12 सिंगा। इसे नोट करिए, फिर इसको आगे लिखवाते हैं। नोट करते चलिए आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें, ठीक है ना, और इसको नोटबुक में अपने जरूर नोट करें। सारे पॉइंट्स को एकदम डिटेल से मैं लिखवा रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करिए। ये सभी पॉइंट्स लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और यूपी का कोई भी एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो या वीडियो का एग्जाम हो या लेखपाल का एग्जाम हो, एनीवन कोई भी परीक्षा हो, वहाँ यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपका। तो राजकीय भाषा आप लोगों ने देखा जो है 12 सिंगा होता है आपका। राजकीय पक्षी पूछ लेता है कि यूपी का राजकीय पक्षी क्या है आपका, ये सवाल पूछता है आपका कि यूपी का राजकीय पक्षी क्या है। इसको आप नोट करें, कमेंट भी करते रहें जो लोग जान रहे हैं कि राजकीय पक्षी क्या है यूपी का। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। सारस या क्रौंच, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रौंच आपका। राजकीय वृक्ष पूछ लेता है, राजकीय वृक्ष क्या बताएंगे? अशोक। राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। राजकीय पक्षी क्रौंच हो जाएगा सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक। राजकीय पशु पूछेगा आपका 12 सिंगा। इसे नोट करिए दोनों पॉइंट को, फिर आगे बढ़े हम। चलिए, अब राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय यहां पर राजकीय वृक्ष हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राजकीय पुष्प कौन सा है। नोट करिए यहां पर राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा आपका? पलाश हो जाएगा, या इसे टेसू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसू। पलाश या टेसू के नाम से इसको जानते हैं। और 4 जनवरी सन 2011 से इसको मान्यता मिली। 4 जनवरी सन 2011 से जो है क्या है? पलाश राजकीय पुष्प के रूप में है आपका। याद रखिएगा, कमल उमल नहीं लगाएंगे आप लोग। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो पलाश या इसे टेसू कहा जाता है। राजकीय खेल पूछ लेता है कि यूपी का जो है वो राजकीय खेल क्या है। यूपी का राजकीय खेल पूछेगा, क्या लिखेंगे आप लोग? हॉकी। और यह हॉकी जो है वह राष्ट्रीय खेल भी है आपका, ठीक है ना। राजकीय चिन्ह पूछ ले यूपी का। राजकीय चिन्ह पूछता है कि राजकीय चिन्ह क्या है। अब देखिए, राजकीय चिन्ह की अगर हम लोग बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा जो सरकारी किताबें होते हैं उस पर आप लोग देखे होंगे, उसके पीछे एक वृत्त होता है। एक वृत्त में एक धनुष और एक बाण होता है और उसमें 2 मछलियां होती हैं आपका। तो क्या क्या होता है राजकीय वृक्ष में? एक वृत्त, एक वृत्त में एक धनुष, एक धनुष, एक बाण और 2 मछलियां होती हैं आपका।
2 मछलियां, यानी कि एक वृत्त में 2 मछलियां, एक तीर धनुष होते हैं आपका। एक तीर धनुष, एक वृत्त में एक धनुष, एक बाण और 2 मछलियां होती। अब यहाँ पे सवाल में जब भी पूछना होता है तो पूछता है कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है निम्नलिखित में से है, उसमें लिख देगा कि 2 वृत्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 वृत्त नहीं होते हैं, एक ही वृत्त में एक ही धनुष और एक ही बाण होता है और उसमें 2 मछलियां होती हैं। ठीक है, यही है राजकीय चिन्ह, इसे नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और पूछ लेता है कि कब इसे स्वीकृति मिली, तो 1938 लिख देना यहाँ पे आप लोग। स्वीकृति से कब मिली, स्वीकृति तो 1938 से इसको स्वीकृति मिली आपका। ठीक है ना, 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में 1938 में इसे स्वीकृति मिली, नोट करिए। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट भी करें। और कहता है ना कि किताबों में नोट करने से बेहतर है अपने दिमाग में इसे नोट करो, लेकिन नोटबुक में जरूर पहले नोट करेंगे, तभी आपके दिमाग में भी ये नोट होगा। और प्रतिदिन जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। जीएस को तैयार करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो जीएस तैयार हो जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, वो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो तैयार होने वाला नहीं है आपका। चलिए अब अगली पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश के जिले, ये प्रमुख बात है आपका, ध्यान देना। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं आपका। तो आप एक चीज ध्यान दो, या राष्ट्रीय राजधानी पूछे आपका या एनसीआर बोले, क्या बोले, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी या एनसीआर, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ध्यान दो एक बात आप लोग, राष्ट्रीय राजधानी का मतलब क्या है। राष्ट्रीय राजधानी का मतलब ये होता है कि जो राजधानी है हमारी दिल्ली, उसके आसपास के कुछ जिले होते हैं जो उससे अधिकृत होते हैं। जब राजधानी में जो है जगह कम पड़ने लगे, कुछ सेंटर स्थापित करना हो, तो वो सेंटर क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट जो है इन जिलों में जो है अपने सेंटर को लगा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा आपका, वहां पर अधिकार जो है राष्ट्रीय राजधानी का होगा आपका। ठीक है ना, वो अपने अनुकूल इन जिलों में विकास करेगी आपका, और उन्हीं सभी जिलों को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आपसे पूछेगा कि एनसीआर में शामिल निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले हैं या कौन सा जिला नहीं है, इस तरह से सवाल आप लोगों से करता है आपका। तो ध्यान दो, राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित जो जिले हैं इनको एक एक करके आप सभी लोग लिखेंगे। कितने जिले हैं आपका, तो 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले जो हैं सम्मिलित हैं आपका। इनमें एक एक करके सबको लिख लेंगे। देखो कौन कौन से आपका, मेरठ हो जाएगा, मेरठ को पूछता है बहुत ज्यादा। इसके बाद गाजियाबाद, आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद जो है दिल्ली के नजदीक में है, गाजियाबाद हो जाएगा। और एक हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इन 3 को पहले आप लोग देखिए, याद करने का तरीका, यानी कि मेरठ दिल्ली के पास में है तो मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद ग से गाजियाबाद, ग से गौतम बुद्ध नगर, 2 को तो पहले याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद याद करेंगे बुलंदशहर, बुलंदशहर हो जाएगा। और इसी के बगल में बुलंदशहर है और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। इसके बाद होता है हापुड़, हापुड़ भी आपका दिल्ली के ही पास में है, तो हापुड़ भी जो है एनसीआर में आपका शामिल है। ठीक है ना, बागपत को भी लिख लेंगे आप लोग, बागपत हो जाएगा आपका। मुजफ्फरनगर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर को आप लिखेंगे यहां पर, मुजफ्फरनगर। ठीक है ना, यानी कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इसके बाद हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, और एक सबसे पश्चिमी जिला आपका होता है शामली। ठीक है ना, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपका। ठीक है ना, ये 8 जिलों को जो है एनसीआर में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनको शामिल किया गया। याद कर लीजिए एक बार, कैसे याद करेंगे, मेरठ को दिमाग में रख लेना, जहां पर जो है खिलौना वगैरह बहुत ज्यादा बनता है। इसके बाद गाजियाबाद हो जाएगा आपका, बगल में ही है उसके,
ग से गौतम बुद्ध नगर, 2 क्लियर हो गए। बगल में ही है बुलंदशहर, दिल्ली के ही बगल में। फिर हापुड़ भी वहीं है आपका, बागपत भी वहीं है, मुजफ्फरनगर, और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाएगा। ये जो जिले हैं ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है आपका, आप इन्हें नोट करिए आपका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। अगला पॉइंट है आपका कि विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या। और एक बात ध्यान रखो, ये सारी बातें उत्तर प्रदेश की हो रही हैं, यानी कि वर्तमान समय में आप यहां पर लिख देंगे वर्तमान समय में आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी विधानसभा सदस्यों की संख्या, 404 है आपका। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 404 है आपका। और इसमें जो है 403 निर्वाचित और एक जो है आपका एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन है आपका, जिसे जो है मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत लिख देंगे आप लोग, मनोनीत एंग्लो इंडियन, यहां पर लिख देंगे मनोनीत। इसे राज्यपाल जो है मनोनीत करेगा। जैसे आप लोग एक चीज समझो कि एंग्लो इंडियन आखिर किसको कहते हैं। तो देखिए, जो अंग्रेज हमारे भारत में रह गए उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। जैसे ऐसे समझो आप सभी लोग कि जब भारत हमारा आजाद हुआ तो सभी अंग्रेज अपने देश को जाने लगे हमारे भारत को छोड़ करके, लेकिन कुछ अंग्रेज हमारे भारत में रुक गए और उन्हीं लोगों को जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे अंग्रेज जिनके पूर्वज जो बाबा वगैरह थे वो लोग अंग्रेज मतलब विदेशी हों आपका, और वो हमारे भारत की नागरिकता ले लिए हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। सीधे आप लोग समझ लें कि अंग्रेज लोग जो लोग हमारे भारत में रह गए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और जब हम लोग देश की बात करते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आपका। और यहाँ पर विधानसभा में हम लोग देखेंगे आपका तो 403 जो है नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं और एक आपका एंग्लो इंडियन जिसे राज्यपाल जो है मनोनीत करता है आपका। ठीक है, आप इसको नोट करिए। आपका 404 है कुल संख्या। अगला पॉइंट आप चाहें तो यहां नोट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम, सबसे बड़ा नगर निगम। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, लखनऊ। कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ भी है आपका और कानपुर भी हो जाएगा आपका। ध्यान देना, इससे छोटा कानपुर हो जाएगा, लखनऊ कानपुर। और इससे भी छोटा हो जाएगा आपका गाजियाबाद, इसको भी नोट कर लो, गाजियाबाद। 3 बहुत है, ठीक है ना, 3 को आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे बड़ा नगर निगम पूछ लेता है तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद 3 हो जाएंगे आपका। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलो, ऐसा नहीं खाली वीडियो देख करके छोड़ देंगे आप सभी लोग, बस पता चलेगा कि परीक्षा में भूल भी जाओगे। ठीक है ना, इसलिए सारे पॉइंट को एकदम क्रम से नोट करते चलो। और वीडियो भी एकदम टॉपिक वाइज चल रही है। जो पहली वीडियो है अगर आप उसमें देखेंगे तो इंट्रोड्यूस है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, वहां पर जाकर आप सभी लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखवा रहे हैं, अभी जिलों के बारे में भी सारी बातें होंगी आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 हो जाएगी आपका। और मंडलों की संख्या पूछ ले आपसे, मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो है मंडलों की संख्या पूछ लेता है, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो है कि आपका 18 मंडल। कितने मंडल, 18 मंडल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में आपका। और तहसील की बात करें आपका, तहसील कितने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आपका, तो तहसीलों की संख्या हो जाएगी 349 तहसील आपका। तहसीलों की संख्या 349। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, 349 तहसील। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो किसका भूखंड है। पूछता है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है किसका प्राचीनतम भूखंड है, ये पूछता है। तो यहां पर लिख लो उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक
भूगर्भिक, उत्तर प्रदेश जो है ये भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का जो है ये भूभाग है, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का भूभाग है, गोंडवाना लैंड का भूभाग, इसको नोट करिए आप सभी लोग। अब ध्यान दो कुछ और बातें, प्रमुख नदियां, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे। सबसे जो पहली नदी हो जाएगी आपका ना, वो गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? गंगा नदी। इसके बाद बताओ कौन सी नदी हो जाएगी आपका? यमुना नदी। इसके बाद आपका गोमती, गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, और कोई नदी छूट रही है आप लोगों की? कौन कौन सी नदी? बेतवा भी हो जाएगी आपका। तो ये सभी नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है ना। इसको आगे अभी जो है आप का लिखवाएंगे एक एक करके सभी नदियों को। देखिए अभी बस इंट्रोड्यूस चल रहा है आपका, अभी आगे जो है एक एक नदियों के बारे में आप सभी लोग पूरा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर कुछ लाइन आगे लिखवाते हैं हम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें आप सभी लोग, जिससे और भी जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका। अब ध्यान दो सबसे विशेष बात कि उच्च न्यायालय, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? उच्च न्यायालय। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज। कहाँ पर है आपका? प्रयागराज। और जिसका पहले हम लोग इसे क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे। और इस प्रयागराज की खंडपीठ कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपका, खंडपीठ। तो इसकी खंडपीठ जो है आपका ये लखनऊ है। कहाँ पर है? लखनऊ है। ये बात आप लोग ध्यान देना, बहुत इसको पूछा गया है पेपर में कि हमारे उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, तो लखनऊ बताएंगे आप लोग। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान दो अगला सवाल, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को पूछता है कि यह कहाँ पर है? न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। प्रशिक्षण, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को पूछ लेता है कहाँ पर है, तो लखनऊ बताएंगे आप। कहाँ बताएंगे? लखनऊ। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा आपका, इसको याद रखेंगे। उच्च न्यायालय की स्थापना को पूछ लेता है कभी कभी। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना। तो यहाँ पर लिख लेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई आपका, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय को पूछेगा कहाँ पर है? प्रयागराज। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। और उच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को हुई थी आपका, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? तो प्रयागराज, इस बात को ध्यान रखना। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है। स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1866 को। और न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। इन तीनों बातों को आप लोग नोट करिए। अगली बात हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। लिख लो यहाँ पर, वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछ लेता है तो 99+1। यह एक जो है एंग्लो इंडियन, लिखेंगे एंग्लो इंडियन, यानी कि टोटल कितने? 100 सीटें हैं आपका विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है आपका? 100 सीटें हैं आपका, ठीक है ना। लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछे
लिख लें यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या या लोकसभा की सीटें, लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या आप लोग जानते हैं कितनी है, 80। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, 31 हो जाएगी आपका। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, नोट करिए इसे। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलें, ये सभी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को तरफ आप लोग चलेंगे और पूछता है कि लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी कही जाती है। तो यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग लखनऊ जो है प्रशासनिक, पूछता है आपका कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी है, यानी कि लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी है, जबकि प्रयागराज जो है वो न्यायिक राजधानी। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। प्रयागराज क्या है, न्यायिक राजधानी, यानी कि लखनऊ जो है आपका ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी। अब से सवाल करेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिका राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। कठिन करने के लिए सवाल ये करता है आपका, और है कुछ नहीं। तो जब भी कहेगा कि प्रशासनिक और विधायिका राजधानी तो लखनऊ बताएंगे, न्यायिक राजधानी पूछेगा ना तो प्रयागराज बताना। ऐसा नहीं कि न्यायिक राजधानी पूछे तो आप लखनऊ को टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा सवाल, तुरंत प्रयागराज आप बताएंगे आपका, ठीक है। हाँ, अगले पॉइंट को नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में जो है NRI विभाग का गठन किया गया। यानी कि हमारे यूपी में जो है अप्रवासी भारतीयों के लिए, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए NRI, ठीक है ना, NRI विभाग का गठन किया गया। यह सवाल पूछता है कि अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु जो है हमारे उत्तर प्रदेश में NRI विभाग का गठन किया गया। कब किया गया पूछता है, तो 18 जुलाई 2014, 18 जुलाई 2014 हुआ आपका। और उत्तर प्रदेश में NRI दिवस कब मनाया जाता है, लिख लो, NRI दिवस तो जनवरी में मनाया जाता है। कब, जनवरी में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। यानी कि अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए NRI विभाग का गठन कब किया गया, 18 जुलाई सन 2014 को किया गया। और हमारे यूपी में जो है NRI दिवस कब मनाया जाता है, या NRI दिवस को कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो जनवरी में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी में मनाया जाता है आपका, ठीक है ना। जनवरी में प्रत्येक वर्ष जो है NRI दिवस को मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये रहे आज के कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु आपका। अभी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं आपका। देखिए, कुछ चीजें मैं सीधे PDF में लिखवा करके आपका टेलीग्राम में भेजूंगा, वहां पर आप सभी लोग जाकर के PDF को डाउनलोड करके आप नोट करिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जितनी बातों को समझा रहे हैं इसको आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को चूज करके लाया जाता है आप सभी लोगों के लिए। ये आए हुए सारे पॉइंट्स हैं आपका, परीक्षा में इनको पूछा गया है आपका, ठीक है ना।
तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट करिएगा और अच्छे से इनको आप सभी लोग तैयार करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम सभी लोग रखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए समय आपका कम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।